तो यू टर्न मैंने नहीं लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री और जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने लिया है। वो व्यक्ति तो सही है लेकिन बुरे चक्कर में पड़ा है। इनके शिक्षा मंत्री को बेसिक संविधान की जानकारी नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी का साथ इनको आज इस स्तर पर पहुंचा दिया। ये सरकार जेपीएससी के मुद्दे पर कुंडली मारकर बैठी। 10 लाख नौकरियां नहीं तो राजनीति से संन्यास। 6 महीने हो चुके हैं। कौन संन्यास ले रहा है, कहां ले रहा है? स्वास्थ्य मंत्री पहले दिन से यही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सचिव उनकी बात नहीं सुनते। बहरागोड़ा से विधायक रहे कुणाल सारंगी, आपको याद होंगे। कुणाल सारंगी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो बीजेपी पर जमकर बरस रहे थे और चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव हार गए। बीजेपी की नई कार्य समिति जो बनी है उसमें कुणाल सारंगी को अब बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है। यानी अब बीजेपी की तरफ से कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बरसेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुणाल सारंगी जी हैं। कुणाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नई जिम्मेदारी मिली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब से कुछ ही दिन पहले, चुनाव से पहले की ही बात करें तो आप लगातार बीजेपी पर ही हमलावर थे, लेकिन अब ऐसा मौका आएगा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया है। मैंने नीतियों पर बात की है। जहां तक प्रवक्ता के रूप में मनोनीत होने की बात है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पार्टी की आवाज़ बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है, और वो भी तब जब पार्टी विपक्ष की भूमिका में है झारखंड में। और जो आपने कहा, मैं आप ही के सवाल से सरकार की ओर जाता हूँ। पिछली सरकार में जब रानी रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और हम लोग विपक्ष में थे, तो झारखंड की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के लिए जो संस्था बनी है जेपीएससी, उस मसले को लेकर 3 साल तक माननीय हेमंत सोरेन जी, जो आज मुख्यमंत्री है, वो नेता प्रतिपक्ष थे, सदन को बाधित करने का काम विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने किया था। सरकार बदल गई है, माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल गया है, लेकिन जेपीएससी की जो विसंगतियां पिछली सरकार के दरमियान जेपीएससी के कुछ चंद जो मठाधीश अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई थी, वो विसंगतियां आज भी मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज माननीय मुख्यमंत्री चूंकि सत्ता में हैं, क्या प्राथमिकताएं उनकी बदल गई हैं? वही जेपीएससी जिसके कैंसिल कराने के वादे पर उन्होंने युवाओं को रिझाने का काम किया और युवाओं ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, आज कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि वही छठी जेपीएससी जिसमें नेत्रहीन के कोटे को भी लोगों ने खा लिया है, उन्हीं विसंगतियों को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से उस अधिसूचना का अनुमोदन हो रहा है। तो यू टर्न मैंने नहीं लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री और जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने लिया है। इसी का आपने सवाल उठाया और कहा कि नीतियों के साथ रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेपीएससी में सचमुच विसंगतियां हुई है? और अगर यह सरकार भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या लगता है कि सत्ता का ऐसा चेहरा ही होता है कि उसमें आने के बाद फिर कुछ नहीं दिखता? नहीं, मैं तो इसमें कहूंगा कि आदरणीय रघुवर दास जी ने कम से कम हम लोगों की बात सुनी थी। हम लोगों के मुद्दे पर उन्होंने जो मेंस की परीक्षा थी उसके परिणाम को रोका। कम से कम उस स्तर तक की पहल हुई थी। ये सरकार करने के बाद मेंस के परीक्षा के रिजल्ट निकालने के साथ साथ इंटरव्यू शुरू कर दिए गए, इंटरव्यू के परिणाम निकाल दिए गए लॉकडाउन के दौरान, जबकि छात्र आंदोलनरत थे। सरकार को अच्छी तरह से पता था लॉकडाउन चल रहा है, छात्र सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। इन सारी बातों को समझते हुए भी लॉकडाउन के दौरान इंटरव्यू का रिजल्ट निकाला गया और अब नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। तो किसने राज्य की जनता के साथ और राज्य के युवाओं के साथ धोखा किया? आज जेपीएससी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और आज वही विसंगतियां हैं। आरक्षण के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। 40-40 केस हाईकोर्ट में है, जिसमें से ऐसे भी लोगों ने केस किया जो सफल हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया, वो लोग भी खुश नहीं है, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए इस सरकार को? इसके बावजूद चंद लोगों को खुश करने के लिए, जो सरकार के हिस्से हैं, जिनको अपने परिवार के लोगों को जेपीएससी में सिलेक्शन करवाना है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए ये सरकार जेपीएससी के मुद्दे पर कुंडली मारकर बैठी और जो जेपीएससी ने गलत किया था उस गलत को करने दिया। देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्या हर निर्णय सरकार तब लेगी जब विपक्ष के द्वारा आवाज उठाया जाएगा? क्या इनकी अपनी कोई नीति नहीं है? क्या इनकी अपनी कोई सोच नहीं है? क्या इनकी अंतरात्मा नहीं है कि जेपीएससी के जिस मुद्दे पर हमने पिछले विधानसभा, चौथी विधानसभा के 3 सालों को सदन नहीं चलने दिया, आज उसी मुद्दे पर हम कंप्लीट यू टर्न ले लें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं झारखंड में, कौन सा संदेश हम दे रहे हैं?
अगर इस तरह से जेपीएससी जेएसएससी जैसी संस्थाएं हैं, अगर इनको इस तरह से पिछलग्गू कर दिया जाए, इनको ऐसे पैरालाइज कर दिया जाए, तो किस तरह से युवाओं को यहाँ न्याय देगी आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? 6 माह बीत चुके हैं, हर ओर से प्रशंसा हो रहा है, आप भी इसे स्वीकार। मैं उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहूंगा जो इस सरकार को प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह से ये सरकार चल रही है, पूरे तौर पर जो आकांक्षाएं थी जनता की, जो युवाओं की आकांक्षाएं थी, जो मजदूरों की आकांक्षाएं थी, जो किसानों की आकांक्षाएं थी, पूरी तरह से विफल हुई है। किसानों के मामले पर इन्होंने कहा कि सरकार पर इस तरह के फैसले लेकर अप्रासंगिक अव्यावहारिक फैसले थे रघुवर सरकार के, आर्थिक बोझ बढ़ा है, इसलिए इसे हम बंद कर रहे हैं, हम कृषि ऋण माफ करेंगे। कृषि ऋण माफ करने की बात तो बहुत दूर की है, जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का पैसा है, जो पीएम किसान का पैसा आया हुआ है लोगों के अकाउंट में, उस पैसे को भी बैंक्स के द्वारा झारखंड में होल्ड किया जा रहा है, अगर आपके केसीसी के लोन से उस अकाउंट के खिलाफ। तो ये किसानों की स्थिति है। बीज का वितरण अभी तक नहीं हो पाया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बार बार इस सवाल को उठाया कि केंद्र ने बीज उपलब्ध कराया लेकिन वितरण नहीं हो रहा है झारखंड में। आप बेरोजगारी की बात पर आ जाएं, कहा गया था 10 लाख नौकरियां, नहीं तो राजनीति से संन्यास। 6 महीने हो चुके हैं, कौन संन्यास ले रहा है, कहां ले रहा है, किस वक्त ले रहा है, इसकी भी जानकारी मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। तो हुआ कि आप लोग ट्रेन देने में क्रेडिट लूट रहे थे, सरकार हवाई जहाज से। मैं आ रहा हूं, हवाई जहाज पे भी मैं आऊंगा। बेरोजगारी की बात आपने की, आज झारखंड में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। भत्ता देने की बात की गई थी, ये जो आपने कभी कभी सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, आई प्रॉमिस्ड देम द मून, आई डिलीवर्ड द मून डस्ट। मैंने चांद देने की जो है आपको वादा मैंने किया था चांद देने का, और चांद में जो धूल है वो तक नसीब नहीं हुई झारखंड के लोगों को। कहा गया था बेरोजगारी भत्ता 7,000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, 5,000 रुपये ग्रेजुएट्स के लिए। ये नहीं कहा गया महीने का है कि साल का है। लोगों ने सोचा महीने का है, जब आ रही है बजट में तो कहा जा रहा साल के 5,000 रुपये, मतलब महीने में 400 रुपये, दिन के 30 रुपये, 30 रुपये भी नहीं है, 15 रुपये। 15 रुपये अगर आप दे रहे हैं, मैं इसे अन्यथा न लें, इसका मतलब है जो दिन का एक भीख मांगने वाला आदमी है उससे भी इंफीरियर आप समझ रहे हैं हमारे युवाओं को, कि वो 15 रुपये आपके भत्ते के साथ आप सोचते हैं कि वो बेरोजगारी से बाहर आएंगे और वो अपना रोजगार का जब तक उनको साधन नहीं मिलता आप उन्हें ये सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, दिन के 15 रुपये देकर मजाक उड़ाने का काम कर रही है सरकार। बेरोजगारी की बातें आ गई, 9 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात आपने कही। इन्होंने कहा केंद्र सरकार ट्रेन नहीं दे रही है। जब केंद्र सरकार ने ट्रेन दे दिया तो कह रहे हैं इतने मजदूर को हम एक साथ कैसे रखेंगे, शेड्यूलिंग नहीं दी इन्होंने। भाई केंद्र सरकार ट्रेन देगी, लेकिन यहां मजदूर आने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखना, उनकी स्वास्थ्य जांच करवाना, इंस्टीट्यूशनल करना है कि होम क्वारंटीन करना है, ये जिम्मेदारी सरकार के प्रशासन की है। कोई एक ऐसा काम हेमंत सोरेन का अच्छा नहीं दिखा एक अच्छा काम मैंने प्रशंसा भी की है उसकी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो स्पेशल की राजधानी कि हमारे जो मजदूर लेह लद्दाख में काम करने के लिए जा रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक स्पेशल ट्रीटी इन लोगों ने की है कि उनके जो भी अधिकार हैं लेबर लॉज की तहत जो केंद्र सरकार के प्रावधान है वो सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हों, उनकी सुरक्षा की पर्याप्त जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ले, तभी हमारे मजदूर जाएंगे। इसके अलावा कुछ ये बहुत एक अच्छी पहल ये मैं मान सकता हूं। बाकी इनके मंत्रियों की बात जितनी कम की जाए उतनी बेहतर है। इनके शिक्षा मंत्री को बेसिक संविधान की जानकारी नहीं है, जो संविधान हमें अधिकार देता है कि आप अपनी प्राथमिक शिक्षा किसी भी विद्यालय में ले सकते हैं। ये कहते हैं, मैं खुद सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूं, मुझे भी उनके बयान का समर्थन करना चाहिए कि सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन पहले ये बताएं इनकी सरकार के कितने मंत्रियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने अफसरों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। उसके बाद इस तरह के बेतुके और गैर संवैधानिक बयान देना मंत्री को शोभा नहीं देता है कि सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए लोग ही सरकारी नौकरी में जाएंगे। फिर जितने आईएएस ऑफिसर झारखंड में इसके बाद आएंगे उनका सर्टिफिकेट पहले चेक हो कि उन्होंने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की है कि नहीं, उसके बाद उन्हें झारखंड कैडर में ज्वाइन किया जाए। ये राज्य के लिए अलग संविधान लिखना चाहते हैं। इनके अपने प्रतिनिधि ठेकेदारों को फोन पर धमका रहे कि मेरे लोगों को काम दो अन्यथा मैं काम नहीं करने दूंगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। कल ही हमारे लातेहार के महामंत्री और आदरणीय सांसद सुनील सिंह जी के प्रतिनिधि की खुलेआम हत्या कर दी जाती है, जबकि उन्होंने बार बार प्रशासन को वहां आगाह किया था कि मेरी जान पर खतरा है। तो लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आप क्या करें। स्वास्थ्य मंत्री पहले दिन से यही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सचिव उनकी बात नहीं सुनते। स्वास्थ्य सचिव कहते हैं मैंने जिला प्रशासन को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए कहा, लेकिन जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा है।
ऐसी व्यवस्था से हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे जहां पर हर दिन अब भारत में संख्या 20,000 से ऊपर जा रही है। समय है उसमें से अधिक का समय जो है लॉकडाउन और कोरोना के संकट में ही बीत गया। कुछ तो समय देना चाहिए, उसके बाद जजमेंट आपको सुनाना चाहिए। जब आप में विल पावर हो तो आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहां तो चुनौती शुरू होने के पहले ही कहा जा रहा है हम 60% आश्रित हैं केंद्र सरकार पर। कम मैं वही कह रहा हूं, विल, मैंने उस व्यक्ति की आज तक, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो व्यक्ति तो सही है लेकिन बुरे चक्कर में पड़ा है। कांग्रेस जैसी पार्टी का साथ इनको आज इस स्तर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस जैसी पार्टी के शासन को पूरे देश ने देखा और आज कांग्रेस किस स्थिति पर है। और जहां कांग्रेस डिसाइड कर रही है झारखंड में क्या नीतियां बनेंगी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री अपना जो एजेंडा था, जो उनका मैनिफेस्टो था, उससे भटक चुके हैं और कांग्रेस की नीतियों को सेटिस्फाई करने में सरकार लगी है, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। निकल जाए भाई, कौन रोका है? निकलिए, छोड़िए कांग्रेस का साथ, पहले छोड़िए तो। थामिए बीजेपी का। नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूं? वो तो उनको थामना है, नहीं थामना है, लेकिन पहले कांग्रेस के हाथ छोड़े, तभी राज्य की जनता का भला अगर वो सोचते हैं तभी वो भला हो पाएगा। अच्छा, एक आप एकदम निजी सवाल कि कुणाल सारंगी जब जेएमएम में थे तब अच्छा महसूस कर रहे थे या फिर जेएमएम छोड़ के बीजेपी में आए, हालांकि चुनाव बहुत कम मार्जिन से आप हारे, तो अभी लगता है कि नहीं बीजेपी में ही, जेएमएम में ही ठीक थे, सरकार भी बन गई, रहते तो मंत्री बन जाते। सबसे पहली बात है कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आप अपनी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए लेते हैं। कई बार ऐसा होता है आप अच्छी सोच के साथ कुछ करते हैं लेकिन शायद जनता उसे समझ नहीं पाती है उस तरीके से, तो ये राजनीति का हिस्सा है, ये जाता है आता है। तो बिल्कुल ये थे कुणाल सारंगी जो तमाम मसले पर बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पूरे कर ली हैं, उसमें सिर्फ एक काम अच्छे हुए हैं और बाकी जितने कामों पर उन्हें शाबाशी मिल रही है उन शाबाशी देने वालों को भी ये पुरस्कार देने की बात कह रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ सन्नी शारद, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in